हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजन जेआरएफ। विजन जेआरएफ की आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है जैसा कि राजस्थान सैट 2023 का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, हम उसका एनालिसिस कर रहे थे। हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले आ चुके हैं। आज जो ये है ये पार्ट 3 रहने वाला है, जिसके अंदर हम जो 100 नंबर 101 नंबर जो क्वेश्चन है, मींस जो पॉलिटिकल साइंस पेपर का 51 नंबर क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो 50 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल एनालिसिस कर लिया है। और जो ये हमारा सीरीज रहने वाला है, इसका मेन फोकस हमारा जो राजस्थान सैट 2026 है उसका एक रोड मैप है, जिससे कि सभी स्टूडेंट जो कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं वह ये समझ सके कि 2023 के अंदर राजस्थान सैट का पेपर का जो लेवल था वो क्या था, और 2026 में हमें किस तरह से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे और ज्यादा मजबूत बनाना है, जिससे कि हम राजस्थान सैट 2026 को क्रैक कर सके। तो आइए स्टूडेंट्स, आपकी निशा राठौड़ मैम आपके साथ में ये डिटेल एनालिसिस करने वाली है। तो हम 101 नंबर जो क्वेश्चन है अपना वो देखते हैं और इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 101। The preamble of Indian Constitution wants to secure all its citizens liberty of। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि जो प्रियम्बल है, अपने सभी नागरिकों की किस स्वतंत्रता को सुरक्षित करना चाहती है। आपकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल रहने वाला है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन की कौन जो नागरिकों के किस स्वतंत्रता को सुरक्षित करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो आपकी जो प्रियम्बल है उसके बारे में आप में प्रियम्बल में जो आपकी स्वतंत्रता मीन्स जो फ्रीडम दी गई है, अगर आप सभी को प्रियम्बल बहुत अच्छे से याद है तो आप बता सकते हैं कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें 5 फ्रीडम यहाँ पे दी गई है। और 5 फ्रीडम कौन कौन सी है इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, जो मैंने खुद ने पर्सनली अपने प्रिपरेशन के टाइम बनाई है। इसकी ट्रिक ये है कि टी बिफोर टी बिफोर वर्शिप हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो मोस्टली इंडियन फैमिलीज में ये देखा जाता है कि हम चाय पीते हैं, टी पीते हैं। ठीक है, कुछ लोग कॉफी भी पी सकते हैं, लेकिन मैं टी चाय पीती हूँ। तो टी बिफोर वर्शिप मतलब क्या है कि जब हम वर्शिप करते हैं, सुबह सुबह भगवान की पूजा करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम चाय पीते हैं, अपना डेली रूटीन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो टी से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टी से आपका यहाँ पे थॉट हो जाएगा। आप देख सकते हैं टी से यहाँ क्या हो जाएगा, आपका थॉट हो जाएगा। जो ये ई है आपका, ई से आपका क्या हो जाएगा, आपका ई से आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक मिनट में आपको इससे थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ जिससे कि आप इसे याद भी कर सकें। आप ये देखिए, आप इसे अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। आपकी जो प्रियम्बल रहने वाली है, प्रियम्बल में आपकी हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्रीडम की बात कर रहे हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं हम यहाँ पे स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। और स्वतंत्रता में आपकी प्रस्तावना में या प्रियम्बल में कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है, हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी कहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। प्रस्तावना में या प्रियम्बल में आपके जो फ्रीडम है वो कितनी फ्रीडम बताई गई है, टोटल यहाँ पे 5 फ्रीडम्स बताई गई है। और एग्जाम से मोस्टली इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो फ्रीडम अगर आपको पता है कि 5 फ्रीडम है तो ऑप्शन से आप पता लगा लेंगे कि 5 कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। लेकिन आपको ये पता भी होनी चाहिए कि 5 कौन कौन सी फ्रीडम या जो स्वतंत्रता है वो आपकी प्रस्तावना में दी गई है। तो आपका सीधा सा इसका ट्रिक रहने वाला है टी बिफोर वर्शिप। मीन्स आप सुबह सुबह उठते हैं और चाय पीते हैं, उसके बाद में अपना डेली रूटीन कंप्लीट करते हैं, और फिर आप भगवान से या जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनसे आप वर्शिप करते हैं, उनसे आप प्रार्थना करते हैं। तो इसका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका टी से यहाँ पे हो जाएगा थॉट, ई से आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्रेशन, बी से आपका यहाँ हो जाएगा बिलीफ, और वर्शिप से आपका यहाँ पे हो जाएगा, और एफ से आपका यहाँ हो जाएगा फेथ,
और वर्शिप से आपका वर्शिप हो जाएगा। तो ये जो पांचों फ्रीडम है जो कि प्रस्तावना में लिखित है वो आपको यहाँ से याद हो जाएगी। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है टी बिफोर वर्शिप, यानी कि आपको चाय का सेवन करने से पहले आपको वर्शिप करने से पहले क्या करना है, चाय का सेवन करना है, जिससे कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि टी से आपका थॉट हो गया है, ई से आपका एक्सप्रेशन हो गया है, एफ से आपका बिलीफ हो गया है, और एफ से आपका फेथ, और डब्ल्यू या फिर वर्शिप जो पूरा का ही इससे रिलेटेड है, तो वर्शिप से आपका वर्शिप हो गया है। तो आई होप कि आपको प्रस्तावना की जो ये फ्रीडम की जो 5 पॉइंट्स है वो इस ट्रिक से आपको काफी अच्छे से याद हो गए होंगे। तो हम इस बारे जो ये क्वेश्चन था जिसकी हम बात कर रहे थे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं सीधा। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो 5 पॉइंट्स है देखिए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सीधा हम इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा। तो अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता थी तो आप अपने नोट्स में इसे ऐड कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर आप इसे यूज कर सके और अपना क्वेश्चन यहाँ से बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर रिलेटेड विद। जो फंडामेंटल राइट्स है, जो भारतीयों के जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, वो किससे संबंधित है, इनका संबंध हमें पता होना चाहिए। हम देखते हैं कि एक तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान के अंदर के जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। बिल्कुल इक्वालिटी और फ्रीडम भी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्वालिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या फंडामेंटल राइट से कहीं भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रिलेटेड है? तो सीधा सा जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया है। सी देखते हैं हम, फ्रीडम, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जो स्वतंत्रता है, समानता है, संवैधानिकता, संवैधानिक उपाय और शोषण के खिलाफ अधिकार, बिल्कुल ये भी इससे रिलेटेड है। एक बार डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, इक्वालिटी बिल्कुल, एंड द अकाउंटेबिलिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप बताइए, सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कहीं भी फंडामेंटल राइट से किसी भी तरह से रिलेट कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखिए ऑप्शन, जैसे कि इसमें हम देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इन दोनों में से भी सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है वो हमें चूज करना है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये ए तो बिल्कुल ही ठीक था, क्योंकि इक्वालिटी एंड फ्रीडम देखिए यहाँ पे भी फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों साथ में दिए गए हैं, लेकिन हमें जो सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ से चेक करना है। तो सी आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है, आपका फ्रीडम, इक्वालिटी, संवैधानिक उपाय। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आप सबको पता है आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और जो आपका शोषण के खिलाफ अधिकार है वो भी इससे संबंधित रहने वाला है। तो आप यहां से इसे एक बार नोट कर लीजिए कि आपका कौन कौन से रेमेडीज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंक्शंस हैव बीन असाइंड टू पंचायत इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पंचायत से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कौन सा है, 73rd है, जो किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। इसके साथ ही आपका 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संवैधानिक जो इसमें रहेगा ये रहेगा आपका नगर पालिका से संबंधित। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि पंचायतों से संबंधित है, उसके बारे में कहाँ लिखा गया है, उसके बारे में आपका जो 11वीं आपकी अनुसूची है उसमें लिखा गया है, और 74th के बारे में आपका 12th अनुसूची है उसमें लिखा गया है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों कितने कार्य बताए गए हैं, 29 कार्य बताए गए हैं, और आपकी नगर पालिकाओं के कितने कार्य बताए गए हैं, 18 कार्य बताए गए हैं। एक सेकेंड, तो आपके यहाँ से नगर पालिकाओं कितने कार्य है, 18 कार्य बताए गए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची में पंचायत है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73rd है, साथ में 29 कार्य, और इसके साथ ही 12वीं अनुसूची में क्या है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या आया, आपका नगर पालिका या जो अर्बन लोकल बॉडीज जिसे कहते हैं, जिसके कितने काम होते हैं, 18 कार्य होते हैं। तो सीधा आपका जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायतों को कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 कार्य यहाँ पे सौंपे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्केड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्लाइड टू ऑल द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट। जो स्केड्यूल 5 है आपका, या फिर जो अनुसूची 5 है, को छोड़कर सभी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है। तो आपको सबसे पहले एक चीज तो यहां से ये पता होना चाहिए कि जो आपका अनुसूची 5 है, आपकी जो अनुसूची 5 है और जो आपकी अनुसूची 6 है, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आपकी अनुसूची 6 में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहले तो कि अनुसूची 5 जो है वो आपके अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित जो क्षेत्र है, जो स्केड्यूल एरिया है, स्केड्यूल एरियाज है, उससे रिलेटेड होती है आपकी अनुसूची 5। इसके साथ में अगर अनुसूची 6 देखें तो ये क्या है, ये आपके ट्राइबल एरियाज पे होती है, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड होती है। स्केड्यूल जो अनुसूची 5 है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वहां के जितने भी नियम कानून है उसके लिए यहाँ पे राज्यपाल जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पे जिला परिषदों को क्या है, कुछ पावर्स दी गई है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं, जिला परिषदों को कुछ पावर, जिला परिषदों को शक्ति यहाँ पे प्रदान की जाती है। अब आपको बेसिक डिफरेंस एक ये चीज ध्यान रखनी है, यहां से ध्यान रखनी है कि अनुसूची 6 के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे 4 स्टेट्स है, 4 स्टेट्स है अनुसूची 6 के अंदर। और अनुसूची 6 में 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं, आपको सीधा सा एक ट्रिक ये ध्यान रखनी है, AMTM। AM जैसे हम देखते हैं ना AM PM, तो AM PM नहीं करना है, इसको TM कर देना है, तो AMTM। तो A से आपका यहाँ पे आसाम हो जाएगा, M से यहाँ पे आपका मेघालय हो जाएगा, T से आपका यहाँ पे त्रिपुरा रहने वाला है, और M से आपका यहाँ पे मिजोरम रहने वाला है। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो एक ट्रिक इसकी ये भी है कि असम और मेघा कहाँ गए हैं, त्रिपुरा गए हैं, और वहां पे त्रिपुरा कहाँ गए, घूमने के लिए गए। तो असम और मेघा त्रिपुरा गए घूमने, और वहां उन्होंने क्या किए, उन्होंने वहां पे जो त्रिपुरा की जो नजारे हैं वो देखे और मजे किए। तो आपका सीधा याद हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो AMTM से याद कर लीजिए, या फिर असम और मेघालय, मेघा कहाँ गए, त्रिपुरा गए और उन्होंने वहां पे मजे किए। तो एक सीधी सी ट्रिक ये हो जाएगी अनुसूची 6। अब इन 4 स्टेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, जो जो इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, इन 4 स्टेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या है, इन 4 स्टेट्स के अलावा जितने भी राज्य हैं वो इसके अंदर, इस स्केड्यूल एरिया के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका जो राजस्थान है उसके अनुसूचित क्षेत्र हो सकते हैं, MP के, UP के, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है, स्केड्यूल एरियाज है, वो अनुसूची 5 में आएंगे। और आपके अनुसूची 6 में आपका AM TM यहाँ पे जो 4 स्टेट है, 4 स्टेट है, वो रहने वाले हैं। तो आपका सीधा सा क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हम वापस एक बार पढ़ते हैं कि अनुसूची 5 के अंदर आपका को छोड़कर सभी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है। तो अनुसूची 5 में क्या है, बाकी सब है। अनुसूची 6 के अगर आपको राज्य पता है तो आप सीधा कर सकते हो। तो हमारे पास में अनुसूची 6 के लिए क्या ट्रिक थी, हमारे पास में AMTM। तो आपका देखो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो सीधा आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन B इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से 105 नंबर। देखिए फिर से वही स्केड्यूल 12 अभी अभी पढ़ा था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74th आपका संवैधानिक संशोधन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। जो स्केड्यूल 5 है या जो अनुसूची 12 है, सॉरी स्केड्यूल 12 या फिर जो अनुसूची 12 है, वो भारतीय संविधान के अनुसार किसको शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करती है। तो हमें सबको पता है कि स्केड्यूल 12 किसे प्रदान करती है, नगर पालिकाओं को करती है या म्युनिसिपैलिटीज को करती है। और आपका 11th नंबर स्केड्यूल किसे करता है, वो पंचायती राज को करता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक 106 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने पार्ट जो 2 था उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आप एक बार चेक कीजिएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन। तो आप सभी को इस ऑप्शन को देखने से पहले ये पता होना चाहिए कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो क्या होता है। संवैधानिक संस्थाओं का अर्थ ये है कि जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन हो, उनके बारे में आर्टिकल उनसे रिलेटेड हो। तो हमारा ऑप्शन ए देख लेते हैं एक बार। कैग है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है और लैंग्वेज कमीशन है। ऑप्शन बी है आपका सीईआरसी, पीएफआरडीए, सेबी और लैंग्वेज कमीशन। ये तीनों ही क्या है आपका, ये आपके तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो सीधा ये गलत हो गया आपका। सेबी और इरडा ये वापस आ गया, तो ये भी गलत। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी होता है, सेबी और इरडा आ गया, ये भी गलत। तो सीधा सा आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, आपका कैग, आपका चुनाव आयोग और भाषा आयोग क्या है, ये तीनों ही आपके कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवी डाइसी के अनुसार संविधान के निर्माण का आधार क्या है। आप सभी ने एवी डाइसी को बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए, एवी डाइसी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर रखा था, उसके अनुसार जो इंसान के फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक क्या है, फॉर्मेशन रहने वाला है। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन परंपराओं और रीति रिवाज, क्या परंपराओं और रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक बार ऑप्शन बी है मौलिक मानवाधिकार, ऑप्शन सी है प्रक्रियात्मक कानून या प्रोसीजरल लॉ, और ऑप्शन डी है नागरिक और आपराधिक कानून प्रणाली। तो जैसे ये कंसेप्ट पता है कि एवी डाइसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपका फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स या फिर ह्यूमन राइट्स को, इंडिविजुअल पर्सन के जो पर्सनल राइट्स है उनको सर्वोपरि रखा है, उन्हें हाईएस्ट कहा है। तो सीधा सा आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे अपना मौलिक मानवाधिकार या फिर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ये सेम वही क्वेश्चन आ गया है फिर से। आप देखिए, आप आई होप कि आप खुद ही बता सकते हैं, और इसका आंसर जो पीछे जो हमारा क्वेश्चन था उसी में से ही है। देखिए, सेबी उसके अंदर भी ऑप्शन था, तो ये नहीं है, ये गलत हो गया। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल है, यूपीएससी है, जीएसटी काउंसिल और स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये तो है सबके सब। जीएसटी काउंसिल भी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये देखिए इरडा और सेबी, ये फिर से गलत। ये देखिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और आपका एडमिन ट्रिब्यूनल्स, तो ये भी यहाँ से गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, चुनाव आयोग, यूपीएससी, जीएसटी परिषद और राज्य वित्त आयोग। तो यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन रहने वाले हैं। एक अगर आपको मैं बेसिक डिफरेंस बता दूं, तो संविधान के अंदर एक तो आपका क्या कहते हैं इसे, एक तो संवैधानिक संस्थाएं होते हैं, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एक होते हैं आपका, अगर हम देखें इसके अंदर, एक आपका यहाँ पे होता है जो स्टैट्यूटरी होता है या फिर जिन्हें हम वैधानिक निकाय कहते हैं, वो होता है। देखिए, इसका अर्थ ये है, एक तो सबसे बड़ी बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, ये संविधान के अंदर क्या होंगे, ये लिखित होंगे, संविधान में लिखित होंगे ये। और अगर हम वैधानिक या स्टैट्यूटरी की बात करें तो ये क्या होगा, इनका निर्माण क्या है, बिल या फिर हमारा एक्ट या फिर अधिनियम, इनके द्वारा ये बनाए जाएंगे। तो इनके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की जो पूर्ण सहमति होती है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए जाते हैं। बिल, एक्ट या अधिनियम अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो हमारा यूजीसी भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है या फिर वैधानिक निकाय है। तो आप यहां से सीधा समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब तो है जिनके बारे में संविधान में लिखित है या फिर जो किसी न किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में भी लिखित है, ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद में भी। लेकिन वैधानिक निकाय क्या होंगे, जो संविधान में नहीं होंगे लेकिन उन्हें किसी बिल, किसी एक्ट या फिर अधिनियम के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रस्तावित करके बनाया जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ से दोनों चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 109 हम देखते हैं, फंक्शनल डिवीजन बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन हैज बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय आपका स्केड्यूल 7, स्केड्यूल 8, स्केड्यूल 10 या स्केड्यूल 11। क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों और संघ के बीच कार्यात्मक विभाजन किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर आप सभी को पता है कि स्केड्यूल 7 क्या है, इस जो ये
आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंक्शनल डिवीजन है इससे रहने वाला है। और अनुसूची 7 के अंदर आपके क्या क्या आता है, एक तो आपका आता है यूनियन लिस्ट, आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए ये बात। एक आपकी यूनियन लिस्ट आती है, एक आपकी स्टेट लिस्ट आती है, और एक आपकी यहां से कॉन्करेंट लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट में जो नियम जितने भी होते हैं, रूल्स बनाने का सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है, कि जो संघ होता है, जो आपका यूनियन होता है, वही क्या कर सकता है, यहाँ पे रूल्स बना सकता है। स्टेट लिस्ट में राज्य यहाँ पे पूरे जो नियम कानून होते हैं, जितने भी विषय होते हैं उनके ऊपर बना सकता है। लेकिन जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें क्या है, आपका संघ प्लस राज्य, या फिर जैसे हम कहेंगे यूनियन प्लस जो स्टेट है, इन दोनों को ही मिलकर आपके जितने भी विषय होते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का पूरा पूरा यहाँ पे अधिकार रहता है। तो आपको इन तीनों ही लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों ही लिस्ट किससे रिलेटेड है, आपकी अनुसूची 7 या शेड्यूल 7 से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ से ये चीज आई होप कि कंफर्म हो गई होगी। नेक्स्ट हम 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में क्या हुआ था। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा आर्टिकल 370 है वो किससे रिलेटेड है, वो स्पेशल प्रोविजन किसे देता है, वो स्पेशल प्रोविजन देता है आपके कश्मीर को। ठीक है, कश्मीर को क्या है, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं आर्टिकल 370 के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। हम देखते हैं ऑप्शन ए है हैज बीन रिपील्ड। हैज बीन रिपील्ड का मतलब है को निरस्त कर दिया गया है, क्या आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं हैज बीन चेंज्ड मेड द डी फैक्टो इन इफेक्टिव एंड स्टिल रिमेन्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, को बदल दिया गया है या वास्तव में अप्रभावी बना दिया गया है और अभी भी संविधान में बना हुआ है। ऑप्शन सी देखते हैं हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर प्रोविजन, क्या ए को प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, या ऑप्शन डी है आपका हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द एडिशन ऑफ ए न्यू स्केड्यूल, क्या एक नई अनुसूची जोड़कर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बाद में हमारी सबसे नई अनुसूची कौन सी है, 12th अनुसूची है, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम बनी थी, जिसमें नगर पालिका है। तो हमको पता है उसके बाद में कोई अनुसूची ही जोड़ी नहीं गई है, तो अनुसूची जोड़कर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। या एडिशन ऑफ ए न्यू स्केड्यूल, तो ये तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे गलत होने वाला है। ऑप्शन सी हम देखते हैं ए को प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के जो स्पेशल प्रोविजंस थे उनके साथ में क्या हुआ था, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर बी बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि क्या है आर्टिकल 370 जो था उसको यहाँ पे अप्रभावी बना दिया गया है, या फिर इसको हम कहें तो ये जो इनइफेक्टिव बन गया है। मतलब 370 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन जितने भी जो स्पेशल जो प्रोविजंस थे जो कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट के तौर पे वहां पे प्रभावी बना रहे थे, अब उनका कोई भी यहाँ पे काम नहीं रह गया है। मींस आर्टिकल 370 है लेकिन वो अब किसी काम का नहीं है। अब जो है कश्मीर वो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है 5 अगस्त 2019 के बाद में। तो हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 370 का हुआ क्या। तो आर्टिकल 370 क्या है, बदल दिया गया है या वास्तव में अप्रभावी बना दिया गया है और अभी भी संविधान में है। आप बिल्कुल कभी ये मत सोचिएगा कि कश्मीर के प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन हट गए हैं तो आर्टिकल 370 भी अब खत्म हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आर्टिकल 370 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन जो उसका प्रभाव था वो क्या है, अब उसे इनइफेक्टिव बना दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ से 111 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट, किसके लिए संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति राज्यों द्वारा प्रतिबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग सीधा सा एक तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप संविधान संशोधन करते हैं तो कुछ ऐसे स्पेशल प्रावधान होते हैं संविधान संशोधन के समय जिसमें राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है।
तो कुछ संविधान संशोधन क्या होते हैं? कुछ संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपके राज्यों की सहमति, जितने भी राज्य हैं राज्यों की सहमति भी क्या है यहाँ पे आवश्यक होती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये यही कह रहा है कि किसके लिए संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति राज्यों द्वारा प्रतिबंधित है। मींस कि संसद अपने अकॉर्डिंग खुद से कौन से आर्टिकल है जिनमें खुद से यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, बल्कि यहाँ पे राज्यों की सहमति की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 54 एक तो जो है आपके जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन या जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 55 जो निर्वाचन या इलेक्शन का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड है। साथ में आपका अनुच्छेद 73 जो आपकी जो संघ की जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, यूनियन या एग्जीक्यूटिव, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 162 ये आपका जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव है या राज्य की कार्यपालिका है उससे रिलेटेड है। और आपका अनुच्छेद 241 जो आपके यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो भी आपके कह सकते हैं हम कि निर्वाचन जो जुडिशरी सिस्टम है उससे रिलेटेड है। तो ये जो पांचों ही 1 2 3 4 5 तो ये पांचों ही जो अनुच्छेद या आर्टिकल है, इन पांचों ही अनुच्छेद के अंदर क्या होना चाहिए, इन पांचों के ही अकॉर्डिंग राज्यों की सहमति भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो संघ है या यूनियन है वो खुद से अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति राज्यों द्वारा इन अनुच्छेदों पे क्या है प्रतिबंधित है। द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट फॉर दीज आर्टिकल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पांचों आर्टिकल भी समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 112 हम यहां से देखते हैं। द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ आसियान शेयर्ड अ कॉमन परसेप्शन अबाउट थ्रेट फ्रॉम। जो आसियान के सदस्य देश हैं उन्हें किस खतरे के बारे में एक आम धारणा साझा की है। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट मुझे आसियान का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट में बताएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 1967 के अंदर जो आसियान है उसकी स्थापना की गई। द आसियान इज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो आसियान के सदस्य देश है, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्हें किस खतरे के बारे में एक आम धारणा थी या फिर आसियान को क्यों बनाया गया। देखिए आसियान के जितने भी एक तो कंट्रीज है, आसियान की जो पहली 5 कंट्रीज है ये है IMFST। ठीक है, ये एक ट्रिक है। आप मुझे बताइएगा कि IMFST के पांचों देश कौन कौन से हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। आसियान से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आसियान के सदस्य देशों में ये आ गए। तो आप ये